ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बेसिकली हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका ओ लेवल में भी टेस्ट होता है, और ओ लेवल के साथ साथ ये टॉपिक जो है आपका आप लोगों का जो है एज लेवल में भी टेस्ट होता है, और एज लेवल के साथ साथ A2 में भी टेस्ट होता है। मतलब एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़नी है, फ्यूचर में जाके सीए करना है, एससीसीए करना है, मतलब ये टॉपिक आपको हर जगह काम आएगा। वैसे तो पूरी अकाउंटिंग काम आएगी, लेकिन इसके समटाइम बड़े अच्छे खासे सवाल आते हैं और डिफिकल्ट सवाल भी आते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है पूरे ओ लेवल के अंदर और ए लेवल्स के अंदर। अच्छा, डेप्रिसिएशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, खर्चा किसे कहते हैं, और खर्चे की कितनी किस्में होते हैं। तो हमें इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर से, खर्चे से स्टार्ट करते हैं कि खर्चा किसे कहते हैं। बेसिकली जब आप बिजनेस करते हैं ना, व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो बिजनेस करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। बिजनेस को चलाने के लिए कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती हैं, कुछ आउटफ्लोज बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। उन एक्सपेंसेस को, उन कॉस्ट को हम प्यार से कहते हैं एक्सपेंडिचर। लाइक जैसे आपने रेंट पे किया, वेजेस पे किए, मशीनरी खरीदी, ठीक है ना, आपने जगह खरीदी, आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की। अब इन सब चीज़ों को एक्वायर करने में क्या होगा, आपकी ज़ाहिर बात है आउटफ्लो होगा, आपके रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, आपके कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब सीन क्या है, सीन क्या है, बिजनेस के अंदर जो है हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स के अंदर, सॉरी, अकाउंट्स के अंदर हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप कॉल कर लें इसको, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। उसामा को बोल के इस नंबर में क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। आप उसामा को बोल के इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, मैं करता हूँ इस नंबर डायल करके नाम नाम बता दें। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, मैं इसको रिकॉर्डिंग को रोकूँ एक मिनट। सॉरी बेटा। अच्छा जी, मैं बात ये कर रहा था कि हमारे पास जो खर्चे होते हैं दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू और एक को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं कैप हाँ, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारे पास ऐसे खर्चे जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करें। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट से मुराद कम से कम एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा, कम से कम एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 जनवरी, एंड होता है 31 दिसंबर, तो एटलीस्ट इन 12 महीनों से ज्यादा आपको फायदा पहुंच जाए। दूसरा, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं। सर क्या मतलब, ये बार बार नहीं होते, ये कभी कभार होते हैं। ये बार बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं। इस पे आता हूँ मैं, जरा इसकी एग्जांपल पे आता हूँ। ये वो खर्चे होते हैं जो कभी कभार होते हैं, मतलब बहुत, मतलब यानी फ्रीक्वेंट नहीं होते, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होते। मैं इस पे आ रहा हूँ, ये कौन से हो सकते हैं। तो ऐसे खर्चे जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करें, ऐसे खर्चे जो नॉन रिकरिंग हो, ऐसे खर्चे जिनके अंदर अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो बनस्बत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, ये हमारे पास कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का वर्ड या ये जो यूज हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म की वजह से यूज हो रहा है। तो सर इसमें ऐसे कौन से खर्चे आ सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल बताएं। तो कोई भी नॉन करंट एसेट अगर आप अक्वायर करने जाते हैं, कोई भी नॉन करंट एसेट अक्वायर अगर आप करने जाते हैं, अक्वायर ऑफ नॉन करंट एसेट, गाइस गौर से सुनिएगा, हम कोई भी नॉन करंट एसेट अगर लेने जाते हैं,
तो उस नॉन करंट एसेट को बाय करने पे जो भी खर्चा आएगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नॉन करंट एसेट बता सकते हैं क्या होते हैं वैसे? एनीवन? एसेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, मशीनरी। देखिए बेटा, मेरा मेरा एक सवाल है, मैं अगर एसी लेता हूँ, ठीक है संजना बेटा, लैंड आ जाएगा इसमें। मैं अगर घर के लिए एसी बाय करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, तो क्या मैं हर 2 महीने बाद एसी बाय करूँगा? या एक बार एसी बाय करूँगा और 4 साल, 5 साल चलाऊँगा? जी, जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसी तरीके से एक बिज़नेस है, तो वो बिल्डिंग बनाता है, ऑफ़िस के लिए बिल्डिंग बनाता है, तो क्या वो हर 6 महीने बाद बिल्डिंग बनाएँगे, उसको तोड़ के दोबारा बिल्डिंग बनाएँगे? ऐसा तो नहीं है। वो एक दफ़ा ही बिल्डिंग बनाएँगे। फातिमा बेटा बिल्कुल सही बात करी है। एसेट विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, बहुत आला। तो यहाँ मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि अगर हम कोई नॉन करंट एसेट बाय करने जाते हैं, तो हम सबको पता है कि नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं हमें। तो ये जितने भी हम नॉन करंट एसेट बाय करने जाते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक बिज़नेस ने मशीन बाय की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बिज़नेस ने लैंड एंड बाय की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर बिज़नेस यूज़ के लिए हो, अगर बिज़नेस यूज़ के लिए हो, ठीक है? इसी तरीके से क्या नाम है, मोटर व्हीकल बाय की, लेबर्स वगैरह को पहुँचाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी नॉन करंट एसेट एक्वायर करने पे जो भी खर्चा होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, खर्चे 2 तरह के होते हैं, ठीक है? यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ। नॉन करंट एसेट जब हम बाय करने जाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, वो उसकी कॉस्ट होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, वो उसकी पूरी कॉस्ट कहलाएगी। जो नॉन करंट एसेट आप एक्वायर करने जाते हैं, उसकी पूरी कॉस्ट। क्या मतलब सर, समझे नहीं, ज़रा बताएँ, क्या मतलब? जब हम कोई नॉन करंट एसेट बाय करने जा रहे हैं, फॉर सपोज़ मैंने जापान में एक मशीन पसंद की अपने बिज़नेस के लिए। मैंने जापान में अपनी मशीन पसंद की बिज़नेस करने के लिए। बिज़नेस के लिए मुझे एक मशीन पसंद आई। तो पहले तो उस मशीन की परचेज़ प्राइस अराइज़ होगी, जो मुझे जापान के अंदर जो कंपनी है, उसको देनी पड़ेगी, ठीक है? तो नॉन करंट एसेट को जब भी हम बाय करने जाते हैं, तो सर उसकी कॉस्ट क्या होती है? एक सवाल पैदा होता है। तो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप चीज़ बाय करने जा रहे हैं, नॉन करंट एसेट बाय करने जा रहे हैं, उसकी परचेज़ प्राइस, गौर से सुनिएगा, उसकी परचेज़ प्राइस, और दूसरा उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको बिज़नेस यूज़ करने के लिए जो भी फर्दर खर्चा हो, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी आपका फर्दर खर्चा हो, वो सब आपका कॉस्ट कहलाएगा, वो सब आपका कॉस्ट कहलाएगा। ज़रा गौर से सुनना। मैंने एक मशीन बाय की जापान में जाके, पाकिस्तान में मेरा बिज़नेस है, मैं टेक्सटाइल का बिज़नेस करता हूँ। उस मशीन की मैंने परचेज़ प्राइस जापान में फर्म को मैंने पे कर दी, ठीक? अब जब मैं मशीन यूज़ करूँगा, तो क्या ख़्याल है, जापान में बाय करने के बाद मशीन यूज़ हो जाएगी मेरी? या उसको वहाँ से मँगवाना भी पड़ेगा? वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी कराना पड़ेगा मशीन को? या जैसे ही मैंने परचेज़ कर लिया, मैं मशीन यूज़ कर सकता हूँ? क्या कहते हैं? जी सर, जी तो उसको मुझे मँगवाना पड़ेगा। तो उसके जो डिलीवरी एक्सपेंस है, जो उसका डिलीवरी एक्सपेंस है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ हैं, वो आएँगे। उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझसे इम्पोर्ट ड्यूटी लेगी। कुछ हर चीज़ पे नहीं होती, कुछ चीज़ों पे होती है। तो बाहर से मैं जो चीज़ मँगवाने जा रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक बाय करने के बजाय बाहर से लूँगा, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझसे इम्पोर्ट ड्यूटी भी लेगी, ये भी मुझे पे करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके अलावा उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए एक और बात बताऊँ, मशीनरी जब हम बाहर से बाय करते हैं ना, तो वो बिल्कुल फिनिश फॉर्म में नहीं आती। अगर आपने अपने घरों में कभी ट्रेडमिल यूज़ की हो, ट्रेडमिल, तो आपने देखा होगा जो वर्जिश वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हम बाय करने जाते हैं बाज़ार से, तो जब वो हमारे घर भेजते हैं तो उसको अनइंस्टॉल करके भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा आसान होता है, चीज़ टूटती नहीं है। फिर हम घर में क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्ली इनके पुर्ज़े वगैरह जोड़ के, इनके पार्ट्स वगैरह जोड़ के प्रॉपर उसको इंस्टॉल करते हैं। तो मशीनरी में भी यही सीन होता है। अगर मैं मशीनरी बाय करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी यही सीन होता है कि मशीनरी जब मेरे पास आएगी, तो वो सारे पुर्ज़े वगैरह उसके अलग होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री में सबसे पहले तो उसके लिए जगह सेट करनी पड़ेगी। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा थोड़ा-सा। फिर उसको प्रॉपर उसके पुर्ज़े लगाने पड़ेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी वायरिंग करनी पड़ेगी। फिर वायरिंग करने के बाद उसको चेक करना पड़ेगा। इन सब के बाद वो मशीन चलना शुरू होगी।
जब प्रॉपर काम हो जाएगा, इन सब के बाद वो चलना शुरू होगी। इसको प्यार से हम कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इसको प्यार से हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों के सामने कहा कि कोई भी नॉन करंट एसेट बाय करने जा रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होगी, वो हमारे लिए क्या होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर कॉस्ट किसे कहते हैं? तो कॉस्ट का मतलब परचेज़ प्राइस नहीं होता। परचेज़ प्राइस के साथ-साथ अगर वो मशीन आपने बाहर से मँगवाई है, तो डिलीवरी एक्सपेंस भी है, क्योंकि आप तभी यूज़ करेंगे जब आपके मुल्क में आएगी। फिर जैसे ही पाकिस्तान के बॉर्डर में एंटर होगी, गवर्नमेंट आपसे लेगी इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्स होता है एक। ये पे करना पड़ेगा, नहीं पे करोगे नहीं मिलेगी। और उसके बाद मुझे इंस्टॉलेशन भी उसकी करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं मशीन यूज़ कर सकता हूँ। अगर हम गाड़ी खरीदें, सर मशीन छोड़ दें, गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी ज़्यादातर फिनिश फॉर्म में आती है, मतलब एज़ इट इज़ आएगी। तो उसमें परचेज़ प्राइस आएगी, डिलीवरी एक्सपेंस आएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी भी आएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं आएगी उसमें। पर उसमें खर्चा और आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा लीगल चार्जेस। क्या आ जाएगा? क्योंकि गाड़ी अगर आपने चलानी है ना, तो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लाज़मी है। अगर नहीं कराएँगे तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, गवर्नमेंट आपको रोक देगी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम कोई दूसरी चीज़ मँगवा रहे हैं, फॉर सपोज़ गाड़ी मँगवा रहे हैं या कोई और चीज़ मँगवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट का पार्ट होती हैं, जो भी नॉन करंट एसेट होता है, उसकी कॉस्ट का पार्ट होती हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट मतलब मैंने अभी बताया ना कि मैंने एक मशीन खरीदी। जी, मैंने एक मशीन खरीदी, तो मशीन जब बाहर से आती है ना, तो वो अनइंस्टॉल होके आती है। लाइक अगर फॉर सपोज़ मेरा कोई फ़िल्टर प्लांट है, तो फ़िल्टर प्लांट के जो कंटेनर होते हैं, वो अलग से आ रहे होते हैं, पाइप अलग से आ रहे होंगे, उसके साथ कोई मशीन वग़ैरह होगी, वो अलग से आ रही होगी, उसकी वायरिंग वो अलग से आ रही होगी। फिर उसको जब मेरी फैक्ट्री आएगी, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रॉपर कंटेनर लगाने पड़ेंगे, फिट करने पड़ेंगे, फिर उसके पाइप फिट करने पड़ेंगे। फिर उसके अंदर क्या नाम है, उसके साथ थर्मामीटर होता है, वो अलग से लगाना पड़ता है। फ़िल्टर प्लांट होता है, वो अलग से लगाना पड़ता है। समटाइम जितनी बड़ी मशीन जो होगी, उतना ज़्यादा खर्चा आएगा आपका। और टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है संजना बेटा? अच्छा, मैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं समझ में आ रही, इस पे ज़रा मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है? मैं इसकी एग्ज़ाम्पल कैसे दूँ? टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है, मशीनरी यूज़ होती है। टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है, मशीनरी वग़ैरह यूज़ होती है। सो उन्होंने फ़ॉरेन कंट्री में एक मशीन पसंद की। अब वो मशीन उन्होंने मँगवा ली, ठीक है? मशीन 5 करोड़ की थी, 5 करोड़ की या 6 करोड़ की मशीन थी, उन्होंने मँगवा ली। अब वो बाहर से जब आती है, तो वो पार्ट्स अलग-अलग होते हैं, ठीक है? पार्ट्स अलग-अलग होते हैं। अब टेक्सटाइल मशीन में क्या होता है, उसका एक पुर्ज़ा जो होता है वो क्या करता है, जो रुई होती है उसके रोल बनाता है। एक पुर्ज़ा जो होता है उसके रुई के रोल बनाता है। दूसरा जो उसका पुर्ज़ा होता है वो उस रोल से क्या करता है, थ्रेड बनाता है, मोटा थ्रेड बनाता है। तीसरा जो पुर्ज़ा होता है वो जो उस थ्रेड को होता है उसको पतले यानी थिन करता है, उस थ्रेड को क्या करता है, थिन कर देता है। बहुत बड़ी मशीन होती है, मतलब मैं कहूँ अच्छी खासी बड़ी मशीन होती है। तो वो इस तरह फिनिश फॉर्म में बाहर से नहीं बेचते वो। वो मतलब उसके नट्स वगैरह सारे अलग होंगे। नट के अलावा उस मशीन के अंदर जो इंजन होगा वो उसका अलग होगा। इंजन के अलावा जो उस मशीन की पैकिंग होगी वो उसकी अलग होगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जब वो हमारी फैक्ट्री आ जाएगी तो एक बंदा आएगा बाकायदा, एक इंजीनियर आएगा, मैकेनिकल इंजीनियर आएगा। वो बाकायदा उस मशीन का एक पार्ट एक जगह फिट करेगा, दूसरी जगह एक पार्ट फिट करेगा, तीसरी जगह करेगा, चौथा पार्ट फिट करेगा। फिर नट्स लगाएगा सब में, फिर वायरिंग करेगा प्रॉपर इसके अंदर, फिर उसको जाके चला के देखेगा। ये कहलाता है हमारे पास इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कहलाता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहलाता है। बात क्लिक कर रहे हैं मेरी बात जो है? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? संजना बेटा? जी। मैं देखूँगा अभी मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों कोई एग्ज़ाम्पल नहीं आ रही अच्छी-सी, वरना मैं आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट की एक अच्छी-सी एग्ज़ाम्पल देता। चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ घरों के अंदर। हम घर में जो बेड खरीदते हैं ना, बेड बेड, जो घर में हम बेड खरीदते हैं, घर के अंदर कोई बेड वगैरह खरीदते हैं, पलंग वगैरह खरीदते हैं, डबल बेड, ये कभी भी एज़ इट इज़ ऐसा नहीं आता। अगर आपने घरों के अंदर देखा हो, तो उस बेड का जो क्या नाम है बॉटम होता है वो अलग होता है, लेग पीस अलग होता है, जो फ्रंट पीस होता है वो अलग होता है। फिर घर में इसको हम जोड़ते हैं अगर आपने देखा हो।
ठीक है? घर में उस पलंग को बाकायदा जोड़ते हैं। अब वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो बहुत छोटी होती है, उसमें तो कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन मशीनरी ठीक-ठाक बड़ी कॉस्ट आ जाती है। जी, जी, एयर कंडीशन की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। उसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी मुश्किल होती है, पर उसका खर्चा बहुत कम आता है, ₹1500 आता है। मैं जो बात कर रहा हूँ मशीनरी की, उसमें लाखों रुपए खर्चा आता है इंस्टॉलेशन पे, क्योंकि वो एयर एयर कंडीशन तो एक पीस है। जो मैं बात कर रहा हूँ हेवी मशीनरी की, समटाइम वो सिटी स्कूल के बराबर होती है। इतनी बड़ी हेवी मशीनरी होती है। अच्छा जी। तो ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट लाज़मी है, क्योंकि बगैर इंस्टॉल किए आप मशीन को चला ही नहीं सकते। मशीन के अंदर एक फॉर सपोज़ एक कंडेंसर होगा, मशीन के अंदर एक जो है क्या नाम है सिस्टम होगा, एक इंजन होगा, वो सारे एक-दूसरे से जुड़ेंगे तो ही चला सकेंगे। तो ये सारी कॉस्ट जब आएगी तब हमारे पास क्या नाम है टोटल नॉन करंट एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है? टोटल नॉन करंट एसेट की हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो कभी-कभार पेपर में सवाल आता है कि हमने एक मशीन बाय की, उसकी परचेज़ प्राइस ये थी, उसकी डिलीवरी एक्सपेंस ये थी, उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी ये थी, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये थी, उसकी लीगल चार्जेज़ ये थी। ये बताएँ व्हाट इज़ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम क्या करेंगे इन सबको आपस में क्या करेंगे प्लस कर देंगे। इन सबको आपस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। यहाँ तक मेरे साथ हैं? यहाँ तक मेरे साथ हैं? अच्छा जी। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ओवरऑल मैं इसका ओवरव्यू दूँगा। अच्छा जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो शॉर्ट टर्म होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि शॉर्ट टर्म होता है, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो बार-बार अकर होता है, बार-बार अकर होता है। देखें, आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे जो इनिशियल कॉस्ट है वही आएगी। ये इस गाड़ी की इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल। गाड़ी खरीदने के बाद जब गाड़ी को चलाएँगे तो उसपे फिर सब्सीक्वेंट कॉस्ट भी आती है, सब्सीक्वेंट कॉस्ट भी आती है। सर सब्सीक्वेंट कॉस्ट क्या होती है? जो बाद में इनकर होती है। गाड़ी को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फ्यूल चाहिए होगा। मुझे बताएँ फ्यूल कब चाहिए होगा? एक ही बार चाहिए होगा कि टांकी फुल कर दें फिर दोबारा ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, तो बार-बार डालना पड़ेगा। ठीक है? तो ये फ्यूल चार्जेज़ क्या है हमारे? क्योंकि फ्यूल चार्जेज़ हमें बेनिफिट देते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन फिर दोबारा हमें फ्यूल पुट करना पड़ता है। जितनी हमारी जर्नी बड़ी होगी, जितनी हमारी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, फ्यूल चार्जेज़ का उतना ही खर्चा आएगा। उसके बाद गाड़ी की क्या करनी पड़ती है? सर्विस करनी पड़ती है। गाड़ी की ट्यूनिंग करानी पड़ती है। तो ये ट्यूनिंग बार-बार करानी पड़ेगी, 3 महीने बाद करानी पड़ेगी, 2 महीने बाद करानी पड़ेगी। गाड़ी की सर्विस हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद हमें सर्विस करानी पड़ती है। ठीक है? गाड़ी को आप चला रहे हैं, रास्ते में टोल टैक्स वगैरह देना होता है। जब भी आप कराची ट्रैवल करेंगे, आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये सारे हमारे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार टोल टैक्स पे कर दिया, तो ये नहीं है कि आपने दोबारा नहीं देना। आप दोबारा जाएँगे, आपने दोबारा देना होगा। तीसरी बार जाएँगे, तीसरी बार देना होगा। तो सर ज़रा बिज़नेस के एगेंस्ट समझाएँ कि बिज़नेस में हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या-क्या हो सकता है? बिज़नेस के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है कि हम जब मशीन चलाएँगे, तो मशीन को चलाने के लिए लेबर चाहिए होगा। मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? लेबर चाहिए होगा। तो जो भी हम वेजेज़ उनको पे कर रहे हैं मशीन चलाने के लिए, जो भी हम सैलरीज़ पे कर रहे हैं लेबर को मशीन चलाने के लिए, ये सब हमारे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए होगी, बार-बार चाहिए होगी। मशीन बंद होगी, दोबारा चाहिए होगी, दोबारा चाहिए होगी। मतलब आपको मशीन का बिल बिजली का बिल हर महीने देना होगा, क्योंकि आपको ज़रूरत है। तो मशीन को चलाने के लिए जो बिजली का खर्चा आ रहा है, जो हीट एंड लाइट का खर्चा आ रहा है, वो सारा हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मशीन को चला रहे हैं, गाड़ी खरीद ली, आपको लगता है गाड़ी कभी मसला आ जाए, इश्यू आ जाए, आपने उसकी इंश्योरेंस करा ली, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें हर साल देना पड़ता है। कोई भी खर्चा हो अगर वो फ्रीक्वेंट है, हर महीने है, हर रोज़ है, हर साल है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हर साल है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लाइक अगर बिज़नेस को चलाने के लिए समटाइम हमें लोन लेना पड़ता है, उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट हर साल आता है, हर साल आता है, वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अब अगली बात की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? सब बताएँ, कशफ, संजना, फातिमा, एवरीवन मेरी बात क्लियर है? अच्छा जी। अब अगली बात पे आ रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसओएफपी में जाता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? एसओएफपी में जाता है और उसको हम क्या करते हैं? नॉन करंट एसेट का पार्ट बनाते हैं, नॉन करंट एसेट का पार्ट बनाते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है और आपकी एक्सपेंस का पार्ट बनता है, आपकी एक्सपेंस का पार्ट बनता है। किसका पार्ट बनता है? आपकी एक्सपेंस का पार्ट बनता है। ठीक है? अच्छा जी, दूसरी बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, मतलब ये वो खर्चा होता है जो ओरिजिनल वैल्यू को क्या करता है? मेंटेन ओरिजिनल वैल्यू। मैं ज़रा बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक गाड़ी ली, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, तो गाड़ी की सर्विस कराने से क्या उसकी वैल्यू में इज़ाफ़ा हो जाता है? अगर गाड़ी 10 लाख रुपए की थी और आपने साल में 10 बार सर्विस करवाई, तो गाड़ी की वैल्यू 12 लाख हो जाएगी, 11 लाख हो जाएगी, ऐसा है? नो सर, गाड़ी की वैल्यू मेंटेन रहेगी, गिरेगी नहीं, मेंटेन रहेगी, ये होगा। मतलब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, ठीक है? तो मेरा बताने का मतलब है कि ये जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए होते हैं। लाइक इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? कि गाड़ी में अगर कल कोई मसला आ जाए, कोई बल्ब टूट जाए तो दूसरा बल्ब लगा देंगे, कोई रिपेयर का कोई खर्चा आ जाए तो गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, मतलब गाड़ी की वैल्यू क्या है? मेंटेन रहेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, सम टाइम क्या होता है, मशीन खरीदने के बाद भी हम खर्चा करते हैं, ऐसा भी होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो अपग्रेड करते हैं, क्या करते हैं? वैल्यू को, आपके नॉन करंट एसेट को क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है जो मैंने लिखा है। आपने एक गाड़ी बाई की, गौर से सुनना, आपने एक गाड़ी बाई की, गाड़ी में एसी नहीं था, गाड़ी में एसी नहीं था, आपने गाड़ी में एसी लगवाया, गौर से सुनना, आपने गाड़ी में एसी लगवाया, तो एसी लगवाने से क्या हो जाएगा? गाड़ी की वैल्यू में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। आपने घर खरीदा, गौर से सुनना, घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, आपने उसके ऊपर क्या कर दिया? फर्स्ट फ्लोर भी बना दिया, सेकंड फ्लोर भी बना दिया, घर की वैल्यू में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो आपने ये जो भी फ्लोर में इजाफा करवाया ना, जो भी खर्चा उसके ऊपर आया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी में एसी नहीं था, आपने एसी लगवाया, तो ये क्या है? ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा जी, एक और बात, कोई भी खर्चा दोबारा हो जाए, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा खर्चा दोबारा हो रहा है? पेपर में उसके लिए रिकवर्ड यूज होता है, लाइक रिपेयर, ठीक है, रीपेंट, रीडेकोरेट, ये सब क्या शो कर रहे हैं? कि खर्चा दोबारा हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? वैल्यू को मेंटेन कर रहा है। गाड़ी खराब हो गई, आपने रिपेयर करा दी, वैल्यू मेंटेन। घर लिया था, कलर उतर गया, आपने रीपेंट करवा दिया, ठीक, रीपेंट करवा दिया घर को, तो इससे क्या होगा? वैल्यू मेंटेन होगी। आपने घर बनाया था, पॉलिश वगैरह दरवाजों की उतर गई, आपने पॉलिश दोबारा कर दिया, इससे क्या होगा? वैल्यू मेंटेन होगी। ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है? यहाँ तक मेरी सारी बात क्लियर है? ये स्क्रीन देख लें एक बार आप। अगर क्लियर है तो फिर हम सवाल करें। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको पास पेपर्स के सवाल करवा रहा हूँ, वो एक नज़र हम देख लेते हैं। जस्ट पहला सवाल मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है? पहला सवाल मैं करवा देता हूँ आपको, बाकी आप खुद कीजिएगा। लाइक पहला आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2010, स्पार्कली लिमिटेड कैरीड आउट वर्क ऑन द बिल्डिंग्स। कश्यप बेटा बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा ये देखें, बिल्डिंग पे काम हो रहा है। किस पे काम हो रहा है? बिल्डिंग पे काम हो रहा है। बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट एसेट है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा करे, उसको अपग्रेड कर दे, वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई भी खर्चा जो जस्ट वैल्यू को मेंटेन करे, वो हमारे पास क्या होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो बिल्ड एन एक्सटेंशन मतलब हम फ्लोर में इजाफा कर रहे हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग थी, उसकी फ्लोर में इजाफा कर रहे हैं। बताएं कैपिटल या रेवेन्यू? जी बेटा, कश शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। फातिमा बेटा आप क्या कहते हैं? कैपिटल, शाबाश बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अच्छा जी, रीडेकोरेटेड द इंटीरियर क्या हो जाएगा हमारे पास? रीडेकोरेटेड द इंटीरियर, रीडेकोरेटेड,
रीडेकोरेटेड का मतलब है ये खर्चा हम दोबारा कर रहे हैं। रेवेन्यू, शाबाश बेटा, रेवेन्यू, कशफ, फातिमा बेटा, शाबाश। बेटा हफ्सा बेटा आप भी रिस्पॉन्ड करें। इंस्टॉल्ड एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था, हमने अब लगाया एयर कंडीशन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। शाबाश बेटा, ठीक है बेटा, बहुत आला, बहुत आला। अब आ जाए सेकेंड क्वेश्चन पे। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए कोई भी खर्चा इनकम स्टेटमेंट में अगर जाता हो ना, इनकम स्टेटमेंट में अगर जाता हो, तो वो हमारे पास कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एसएफपी का पार्ट बने वो हमारे पास कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले तो डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन आप बता दीजिएगा। इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज which involve acquiring of non-current asset like purchase price of non-current asset, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एनी एक्सपेंडिचर डन ऑन acquiring of non-current asset या acquisition of non-current asset is known as capital expenditure। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए इसको सवाल को करते हैं। देख लें पहले का पार्ट, एडवर्टाइजिंग में क्या कहते हैं। जी बेटा, एडवर्टाइजिंग कंपेन, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शाबाश बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा ये। इसमें टिक लगाना है तो हम टिक लगाएंगे। अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा एक चीज और, अब गौर से सुना फिर बाद में बताना थर्ड बार आंसर। कभी कभार ये होता है कि हम यानी एक मशीन, हमने एक वेंडिंग मशीन ले ली, गौर से देख लें। मुझे आइसक्रीम बनानी थी तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक वेंडिंग मशीन ले ली। तो वो जो वेंडिंग मशीन है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। अब जाहिर है जब मैं आइसक्रीम बनाऊंगा तो मुझे उसके लिए कोन्स भी चाहिए होंगी। तो वो जो कोन्स में बाय करूंगा जाके वो रेवेन्यू होगा, क्योंकि ये मुझे बार बार बाय करनी पड़ेंगी, ये मुझे बार बार बाय करनी पड़ेंगी। कभी कभार ये होता है कि जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक लोगों को सर्व करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, वेंडिंग मशीन ले ली, ताकि लोगों को मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व कर सकूं। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन मैंने साथ में डिस्पोजेबल कप भी लिए, डिस्पोजेबल कप भी लिए ताकि उसमें लोगों को क्या कर सकूं, लोगों को डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह जो होता है वो लिए, ताकि लोगों को मैं ये कोल्ड ड्रिंक सर्व कर सकूं। तो ये जो डिस्पोजेबल कप मैंने लिए थे ये क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू हो जाएगा। तो कभी कभार हमारे पास, हम एक चीज लेते हैं और इसका दूसरी चीज भी बाय करते हैं। तो वो जो दूसरी चीज है, जैसे मैंने एक मशीन बाय की, गौर से देखना, एक टेक्सटाइल कंपनी उसने मशीन बाय की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब उस मशीन के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होगा ना, लाइक रुई, रुई यूज करते हैं और उससे थ्रेड बनाते हैं, कॉटन यूज करते हैं और उससे थ्रेड बनाते हैं। वो कॉटन आपने बार बार यूज करना होगा एज अ रॉ मटेरियल, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो यहां हमने कंप्यूटर सिस्टम बाय किया, ठीक है ना। अब कंप्यूटर सिस्टम में हो सकता है हम क्या करते हो, लोगों को सीरीज बना के देते हो, ठीक है। अब उसमें सीडी हमें बार बार बाय करनी पड़ती होगी, तो ये मुझे बताएं क्या होगा, मुझे बताएं। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। शाबाश बेटा। अब आ जाए इस सवाल की तरफ, आ जाए। पेपर में ऐसे ही सवाल आता है, हम देख सकते हैं। इसका मुझे बताएं, परचेज ऑफ स्पेयर फॉर मशीन। अच्छा पहले स्पेयर का मतलब समझा दूं। स्पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में ये होता है कि जैसे जो लोग बाइक चलाते हैं तो उनमें क्या होता है, एयर फिल्टर गाड़ी के अंदर यूज होता है, बाइक के अंदर एयर फिल्टर यूज होता है, वो तकरीबन हर महीने चेंज कराना पड़ता है, हर महीने चेंज कराना पड़ता है। उसको हम प्यार से कहते हैं स्पेयर पार्ट्स कहते हैं। तो अब आप एक मशीन लेंगे तो मशीन में कोई नट है वो बार बार टूट जाता है, तो आपको बार बार बाय करना पड़ेगा। जी क्या कहते हैं, शाबाश बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मशीनरी क्या कहते हैं, कैपिटल। शाबाश बेटा, शाबाश फातिमा बेटा, शाबाश मानिया बेटा, एवरीवन। रिपेयर्स टू ऑफिस इक्विपमेंट क्या कहते हैं, शाबाश बेटा, फातिमा बेटा शाबाश, मानिया बेटा शाबाश, संजना बेटा, कशफ बेटा, हफ्सा बेटा, अगर आप मौजूद हो तो मैं आपकी रिस्पॉन्स का भी मुंतजिर हूँ। मैं चाहूंगा आखिरी वाले का आंसर मुझे आप दें। अच्छा लूज टूल्स के बारे में थोड़ा मसला है। लूज टूल पहले समझा तो होते क्या है।
लूज़ ट्रूथ अमूमन जैसे आप जब बिज़नेस करते हैं ना, तो मशीन वग़ैरह आप चला रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन में हमें कभी-कभार मेंटेनेंस के लिए ये जो आपने देखा होगा ना स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ सकती है, हैमर की ज़रूरत पड़ सकती है, प्लास वग़ैरह जो होता है, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। घर में वग़ैरह में पड़े होते हैं, हैमर हो गया और उसके अलावा क्या नाम है, स्क्रू ड्राइवर हो गया ये। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी लाइफ़ ज़्यादातर 1 साल से ज़्यादा होती है। इन चीज़ों की लाइफ़ 1 साल से ज़्यादा होती है। अगर घर में कोई स्क्रू ड्राइवर है, तो अमूमन आपने देखा होगा वो साल से ज़्यादा चलता है। अगर स्पेशली आप कभी शोरूम वगैरह में जाएँ ना, तो शोरूम वाले जो हैं गाड़ी की मैकेनिक वगैरह जो होते हैं, उनके पास काफ़ी सारे इस तरह के पुर्ज़े पड़े होते हैं। मतलब गाड़ी वगैरह को गाड़ी वगैरह का चेकअप करने के लिए, उसको मेंटेनेंस देखने के लिए वो पुर्ज़े रखते हैं। तो वो साल से ज़्यादा चलते हैं। वो बेनिफिट पहुँचाते हैं, ज़्यादातर 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाते हैं। तो वो हमारे पास कहलाते हैं लूज़ टूल्स। इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन इनकी लाइफ़ ज़्यादा होती है, साल से ज़्यादा होती है तकरीबन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, मैं इसको फिर भी कन्फर्म करूँगा, लेकिन आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका आंसर। अच्छा जी, ये आखिरी कर लें आप लोग बस, फिर उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। कोई भी नॉन क्रेडिट एसेट हम एक्वायर करने जाएँगे तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बेटा इसका आंसर दें, मुंतज़िर हूँ। हफ्सा बेटा आप ट्राई करें इसका आंसर। वानिया बेटा बिल्कुल सही है, संजना बेटा बिल्कुल सही है, कशफ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, फातिमा बेटा बिल्कुल सही है। हफ्सा बेटा क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हफ्सा बेटा बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में इंस्टॉलेशन हो रही है एंड टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग ज़रूरी होती है, यानी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए समटाइम हम टेस्ट भी करते हैं, जैसे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो गई, तो ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इंश्योरेंस ऑफ शॉप प्रीमिसेस, शॉप प्रीमिसेस खरीदी थी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसकी जो इंश्योरेंस है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये तकरीबन पास पेपर्स के सवाल हैं। तो आपने ये करना है, अगर आपके पास घर में नोमान मलिक वगैरह की बुक हो, तो वो खरीदें और उसमें जाके आपने ये करना है कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के सवाल हैं, वो गो थ्रू करने हैं। ठीक है ना बेटा?